हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे कि ये किसने दी थी और ये क्या-क्या हमें एक्सप्लेन कर सकती है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में। क्या-क्या इसके अंदर कंसेप्ट्स एप्लीकेबल हैं वो हमने इसमें पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम यूज कर सकते हैं दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट चीज तो हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन हम पता कर सकते हैं। यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो से आपका हाइब्रिडाइजेशन प्लस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट थिंग जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड सेकंड थिंग इज मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर में भी दो चीजें हैं, मतलब दो चीजें जो हम बताएंगे। एक तो हम बताएंगे कि पैरामैग्नेटिक है सब्सटेंस या नहीं, और या फिर वो डायमैग्नेटिक है। ये दो चीजें हम बता सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कि कोई जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब पैरामैग्नेटिक होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में पड़ा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के, दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो पेयर्ड है, मतलब एक अपर स्पिन का एक लोअर स्पिन का आपस में पेयर अप करके बैठे हुए हैं, दैट मीन्स इट इज डायमैग्नेटिक। ये चीज आपको याद रखनी है। पेयर्ड को इसके साथ रखना है, मतलब पी के साथ पी नहीं रखना है, पी को यहाँ लेके जाना है। डायमैग्नेटिक के साथ पेयर्ड, पैरामैग्नेटिक के साथ अनपेयर्ड। मेरी साउंड थोड़ी क्लियर नहीं है बिकॉज मेरा गला अभी खराब है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसके एप्लीकेशंस में हमें कुछ थ्योरी नहीं लिखनी है, हमें सीधा क्वेश्चन लिख के उस पे अप्लाई करना है इसको, थ्योरी को। सो फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। FeCN6 4 नेगेटिव, ये हमें दिया हुआ है कोई कॉम्प्लेक्स। अब आपको जो चीजें इसमें पता होनी चाहिए इस थ्योरी में भी अप्लाई करने के लिए, मैंने बहुत स्टार्टिंग में जब इस थ्योरी को, इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट कराया था, मैंने कहा था आपको लिगेंड्स के जो चार्जेस हैं वो भी याद होने चाहिए, प्लस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको करा दी है, लिगेंड्स के बारे में जो चार्जेस हैं उसके ऊपर भी मैंने थ्योरी करा दी है, और लिगेंड्स के टाइप्स भी मैंने आपको करा दिए। ये तीन चीजें इस चैप्टर में, इस यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ना तो आप CFT का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, विच इज नेक्स्ट थ्योरी जो इसके बाद कराऊंगी, और ना ही आप VBT का क्वेश्चन कर सकते हैं। और यही क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर, मतलब यही टॉपिक्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं VBT और CFT। पर इनको करने के लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स और चार्जेस ऑफ लिगेंड, ये तीन चीजें आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। तब आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली विद इन मिनट्स, मतलब विद मिनट्स में तो आपको करना ही है, मतलब बहुत कम टाइम में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं जो आपके पास होगा। आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का अगर आपको वो तीन चीजें याद हैं। तो वो आप वीडियोस देख लेना, आप वहां से उसको पढ़ लेना, अगर आपको आती है दैट इज वेल एंड गुड। अब FeCN6 4 नेगेटिव है। Fe का एटॉमिक नंबर क्या है? 26। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। इसे आर्गन 18 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नोबल गैस की शॉर्ट नोटेशन में भी लिख सकते हैं, बट किसी किसी को वो कंफ्यूजिंग लगता है तो मैंने डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। डी और एस, इन ऑर्बिटल्स पे हमें फोकस करना है यहाँ पे। इन बाकी ऑर्बिटल्स को, अंदर वाले ऑर्बिटल्स को हमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। 3D पहले आएगा,
बेशक कॉन्फ़िगरेशन में 3D लास्ट में गया है, बट जब हम इनको शेल वाइज अरेंज करेंगे तो हमें पहले लिखना है 3D, उसके बाद 4s, और 4s के बाद 4p भी आएगा तो वो भी लिखना है, और 4d भी होता है तो 4d भी आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ये हो गया 4d, ये लास्ट में कुछ भी नहीं है। अब 3D में इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करो 1 2 3 4 5 एंड देन 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो यहाँ पे हमने फिल कर दी। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें से जो सेंट्रल मेटल है, दिस इज सेंट्रल मेटल, इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। Fe CN6 4 नेगेटिव, मैं वापस से लिख रही हूँ। Fe का चार्ज मान लीजिए x है, Cn हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, और चार्ज इसका होता है -1, और ऊपर जो भी चार्ज होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के वो हम लिखते हैं इक्वल में। तो यहाँ पे आ जाएगा -4, तो x कितना हो जाएगा? -4 + 6 = +2, तो x की वैल्यू आ गई +2, यानी आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लिख दें, इसका मतलब उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। और ये वैसे भी मेटल है, और मेटल क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देते हैं। तो Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? एटॉमिक नंबर उसका 26 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है +2। और इलेक्ट्रॉन हम किस में से रिमूव करेंगे? इससे या इससे? इससे रिमूव करेंगे, क्योंकि बाहर वाली शेल, फोर्थ शेल कौन सी है? ये वाली, मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? ये फोर्थ वाली है, तो इसमें से ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, और 4s में कितने रह गए? 0। फिलिंग हम करते हैं ओप्पो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, n+l रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। लेकिन जब रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो बाहर वाली शेल, सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है शेल का, उस शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फोर्थ शेल है सबसे बड़ी, तो उसमें से ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ये बन गई Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन। अब फिर से इसके लिए ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दो। 3D 4s 4p और 4d। थ्री डी में वही 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हम फिल कर रहे हैं। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। ये है Fe+2 की कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑर्बिटल्स में रिप्रेजेंटेशन है, और ये है Fe की रिप्रेजेंटेशन। अब हमें देखना है कि जो लिगेंड है वो कैसा है। Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Cn नेगेटिव इज अ, और Cn नेगेटिव मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि Cn के ऊपर चार्ज कितना है? -1, तो Cn नेगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड जहां पे भी होगा, SFL शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग हो जाएगी। मतलब ऐसे याद रख सकते हो इसको कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? इन्हें धक्का देगा और पीछे इकट्ठा कर लेगा, और जो वीक है वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो Cn नेगेटिव जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इन्हें धक्का देगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देगा, इसे यहाँ शिफ्ट कर देगा। जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी हमारे पास, तो 1 2 3, ये तो पहले से ही डबल था यहाँ पे। अब ये जब पीछे गया इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे भी पेयरिंग हो जाएगी। सेम स्पिन नहीं रखना है, ऊपर की तरफ मुंह नहीं रखना है इनका,
वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया तो ये भी यहाँ पे आ गए। एक लिगेंड के पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होता है, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा। Cn नेगेटिव के पास भी क्या है? 1 लोन पेयर है। तो कितने हैं यहाँ पे? 6 हैं। मतलब हमें 6 ऐसे कंपार्टमेंट चाहिए जहां पे वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सके। अब इलेक्ट्रॉन्स को, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्रॉस से, स्मॉल क्रॉस। 1 Cn, 2 Cn, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। मैं रिपीट कर रही हूँ। Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो इसने मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को, इस Fe+2 के इलेक्ट्रॉन्स को पीछे धकेल दिया। जब ये पीछे शिफ्ट हो गए, अब ये यहाँ पे खाली हो गए थे कंपार्टमेंट, ये दोनों खाली हो गए थे, ये तो खाली है ही बाकी सारे। Cn नेगेटिव के पास 1 लोन पेयर होता है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, एम्बीडेंटेट की कैटेगरी में भी आता है। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक लिगेंड जब 1 लोन पेयर लेके आ रहा है और एक बॉक्स में, इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्मॉल क्रॉस से। और यहाँ कितने थे ये? 6, FeCN6। ये देखो नाम इसका स्टार्टिंग में क्या था? FeCN6। मतलब 6 लिगेंड यहाँ पे अटैच्ड है आयरन के साथ। तो इनको हमें 6 कंपार्टमेंट देने पड़ेंगे ऐसे, जिनमें अपने इलेक्ट्रॉन्स बिठा सके। तो एक के इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गए, एक के यहाँ पे, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कितने हो गए? ये 6 कंपार्टमेंट हमारे पूरे हो गए। कंपार्टमेंट वर्ड वैसे यूज नहीं करना है, दे आर ऑर्बिटल्स, इनको ऑर्बिटल्स ही बोलते हैं। बट सिर्फ जनरलाइजेशन के लिए, एक समझाने के लिए मैंने इसे कंपार्टमेंट कहा है। इट इज नॉट अ कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स में पेयर्स आ गए इनके इलेक्ट्रॉन्स के। अब देखो, ये था हमारे पास 3D, ये था 4s, ये 4p, ये 4d। 4d हमारा यूज नहीं हुआ है, बट स्टिल आपको लिखना है क्योंकि कई क्वेश्चंस में 4d यूज होगा। हमने इसके पोस्टुलेट्स में पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कि वो अंदर वाला d ऑर्बिटल भी हो सकता है और बाहर वाला d ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो किसी क्वेश्चन में ये यूज होगा और किसी क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। अब ये देखो, d कितने यूज हुए हैं? 2, D2। S कितना यूज हुआ है? 1। P कितने यूज हुए हैं? 3। तो ये बन गई D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये कंसेप्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन का। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। ये जितना हमने पोर्शन किया है हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है सारा, इसी तरह से आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। और ये ही एप्लीकेशन है इस थ्योरी। अब एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पे आया? यहाँ यूज हुआ। ये लिगेंड्स जो आए, ये एप्लीकेशन पार्ट है इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया, बाकी हमने हाइब्रिडाइजेशन इसी तरह से कैलकुलेट करनी है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? 6 है ना, 6 नंबर के लिए क्या होता है? 2, 1 और 3। 6 के लिए क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल। अब क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये तो सारे पेयर्स हैं जो 6 हमने रखे हैं, और बाकी भी 3 ये तो पेयर्स थे। तो ये क्या है? डायामैग्नेटिक। इट इज नॉट पैरामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में सारे पेयर्ड होंगे, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड होंगे। इस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है हाइब्रिडाइजेशन भी और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।